अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम यासिर मकसूद हाशमी है और आप देख रहे हैं इस टाइम सादात हॉस्पिटल्स का यूट्यूब चैनल। सादात हॉस्पिटल्स के यूट्यूब चैनल को जब हमने स्टार्ट किया था और जब सादात हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट अभी शुरू हो रहा था, उस वक्त कोरोना इतना ज़्यादा फैला हुआ था कि हर बात में कोरोना, हर जगह पे कोरोना, हर नुक्कड़ पे कोरोना, कोरोना ख़ुद भी था और उसका जिक्र भी था। फिर हुआ यूँ कि आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है कोरोना के वॉरियर्स खड़े होते गए और उनमें सबसे बड़ा वॉरियर मेरे साथ ही इस वीडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सैयद मकबूल हुसैन शाह साहब। हम सिर्फ उनका नाम नहीं लेंगे, डॉक्टर साहब का नाम नहीं लेंगे, क्यों ना लें वैसे इनका नाम, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने हमारे ज़िला में हाथ खड़ा किया कि मैं अपने आप को वॉलंटियर करता हूँ, मैं अपने आप को पेश करता हूँ कोरोना के हवाले से। बहुत सारे और डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर अबू बकर हैं, डॉक्टर अरबाब अफजल हैं, उन्होंने बड़ा काम किया इस हवाले से, और शाहिर रंधावा साहब हैं, कैप्टन अनवर साहब हैं, इमरान रज़ाक साहब, असर रशीद साहब, परवेज़ अख्तर साहब हैं शोरकोट से, शाहिद इकबाल गिल साहब हैं कमालिया से, मतलब जिसका मुझे नाम याद आ रहा है, दे ऑल वर फाइटिंग वेरी वेल। गुलाम रसूल साहब ने बड़ा काम किया। मतलब जितने भी डॉक्टर हज़रात हैं जिनका नाम मिस हो गया उनको भी खराजे तहसीन पेश करते हैं, और ख़ास तौर पे सारी टीम को, और ख़ास तौर पे डॉक्टर साहब आपको। डॉक्टर साहब, कोरोना तो आपकी मेहनत से हो गया डाउन, अब आ गया सर डेंगू, हर तरफ डेंगू की वबा का जिक्र है, मीडिया ऑन करें, टीवी ऑन करें। सर ये डेंगू है क्या चीज़? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया यासर भाई, आपकी एप्रिसिएशन हमेशा ही माशाल्लाह ज़बरदस्त होती है। और आप जैसे लोगों की एप्रिसिएशन जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिससे बंदे को एनर्जी मिलती है, और यकीनन ये ऐसा काम है जिसमें एनर्जी चाहिए होती है। तो जैसे आपने अर्ज़ किया कि कोरोना जो था अब वो नीचे जा रहा है रिलेटिवली, और डेंगू जो है वो ऊपर सर उठा रहा है। जी सर, दोनों वायरसेस हैं, कोरोना भी वायरस थी और ये जो डेंगू है ये भी वायरस है। और ये वायरस जो है थोड़ा सा उससे मुख्तलिफ इस सेंस में है कि वो वायरस जो था वो इंसान से इंसान में डायरेक्ट मुंतकिल हो रहा था, और वो बहुत ज़्यादा कंटेजियस था, बहुत तेज़ी से फैल रहा था। इसमें ये ऐसा नहीं है कि इंसान से इंसान में नहीं जाता, ये मॉस्किटो है, मच्छर है, मच्छर के काटने से आगे फैलता है, इसलिए इसकी स्पीड रिलेटिवली कोरोना की निस्बत कम है और इसका फैलाव उतना नहीं होगा, लेकिन है ये बेसिकली वायरस ही है ये। ऑलराइट। अच्छा सर, इसकी भी किस्में हैं, जैसे कि हम कोरोना में देखते थे ये डेल्टा किस्म है या ये दूसरी किस्म है, डेंगू की भी किस्में होती हैं? डेंगू की 4 अक़साम है, डेंगू 1, 2, 3 एंड 4, 4 किस्में हैं डेंगू की। और अगर किसी बंदे को डेंगू एक दफ़ा हो गया है एक वायरस से, डेंगू 1 से फ़र्ज़ करें हो गया है, तो डेंगू 1 से दोबारा उसको नहीं होता। अच्छा। लेकिन डेंगू 2 और डेंगू 3, डेंगू 4, ये बाकी 3 वायरसेस हैं, इससे दोबारा हो सकता है। तो 4 इसकी टाइप्स हैं। बेहतर है। अच्छा, इसमें जो अलामात पे आए तो इसकी अलामात क्या हैं, क्या कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं उसमें अलामात में? इसकी अलामात जो हैं वो एक तो बुखार है, और बुखार में ख़ास बात ये है कि 2 से 10 दिन का बुखार, 2 दिन से कम है तो फिर भी हम इसको डेंगू की तरफ लेके नहीं जाते, 10 दिन से ज़्यादा हो गया फिर भी नहीं। और ये बुखार रिलेटिवली बाकी बुखारों की निस्बत तेज़ होगा, यानी हाई ग्रेड फीवर हो, 103, 104 तक बुखार होता है। इसके अलावा जो ख़ास बात है इसकी वो है दर्द, जिस्म में दर्दें होती हैं, सर में दर्द और आँखों के दर्द, अंदर दर्द और आँखों के पीछे दर्द। ये बड़ी स्पेसिफिक चीज़ है डेंगू के साथ। जिस्म के पट्ठों के अंदर दर्द, हड्डियों के अंदर दर्द। इसके अलावा जो है जिस्म के ऊपर सुरख धब्बे बन जाते हैं, जिस्म के अंदर सुरख जो है वो निशान बन जाते हैं। और इसके अलावा जो ब्लीडिंग कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, पेशेंट का जो है वो यूरिन आउटपुट यानी पेशाब जो है वो कम हो जाता है। बच्चों के अंदर बच्चे जो है इरिटेबल हो जाते हैं। और इसके अलावा क्या है कि शदीद पेट में दर्द और उल्टियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये इस बुखार, अगर हम इसको दोबारा डिफ़ाइन करूँ तो क्या है, हाई ग्रेड फीवर और जिस्म में दर्दें और ब्लीडिंग, ये मोटी मोटी 3 चीज़ें हैं मेन। जब ये आप देखते हैं इनको तो आपने डेंगू को सस्पेक्ट करना है, सोचना है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बुखार तो कई तरह का होता है, अब डेंगू का बुखार मतलब हम कैसे पहचाने? हम घरों पे बैठे हैं, बहुत सारे हमारी बहनें सुन रही हैं घरों में बैठी, या भाई हमारे सुन रहा है, वो कैसे खुद पहचान सकते हैं कि यार मुझे डेंगू का बुखार हो रहा है तो मुझे डॉक्टर के पास फ़ौरन जाना है, या क्या उसके हवाले से आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? आजकल के सिनेरियो में 3 बातें आपने ज़हन में रखनी है। बुखार, कोरोना का भी बुखार था, इसमें भी बुखार है, बुखार दोनों के अंदर कॉमन है, लेकिन 3 बातें जिनका आपने ख्याल रखना है। एक है कि जिस्म में दर्द, इसके अंदर जिस्म के अंदर सीवियर पेन होती है, सर में और आँखों के पीछे, पट्ठों में, हड्डियों में दर्द एक अहम चीज़ है जिसको आपने ये ज़हन रखना है। अगर दर्द है बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंट तो ये डेंगू की तरफ जाएगी बात। दूसरा है ब्लीडिंग, जिस्म के किसी हिस्से से खून आ रहा है
और जिस्म के ऊपर सुर्ख निशान पड़ रहे हैं तो ये भी डेंगू की तरफ जाएगा। तीसरी चीज़ जो है वो है रेस्पिरेटरी, यानी खांसी, सांस का ख़राब, अगर वो चीज़ें प्रीडोमिनेंट है बुखार के साथ तो ये कोरोना की तरफ जाएगा। अच्छा। तो ये पहली दो चीज़ें हैं तो डेंगू की तरफ जाना है, और ये तीसरी चीज़ है तो आपने कोरोना की तरफ सोचना। फिर मतलब है कोई ये भी बहुत अच्छा वायरस नहीं, मतलब को खतरनाक चीज़ है। इसका दूसरा नाम है बोन ब्रेकिंग फीवर। अच्छा। यानी हड्डियों को तोड़ने वाला बुखार, बहुत शदीद पेन होती है। मैंने तो खैर ये मुझे हुआ था, मैंने तो खुद इसमें गुजरा हूँ, बहुत शदीद पेन होती है। डॉक्टर साहब अल्लाह ताला आपको सेहत दे के रखे, आप जितना काम करते हैं। ख़वातीन हज़रात यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं सदात हॉस्पिटल्स का यूट्यूब चैनल। इस ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि ये डेंगू वायरस फैलता कैसे है। हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद ख़वातीन हज़रात, आप सदात हॉस्पिटल्स का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और हमारी ऑफ द रिकॉर्ड भी डिस्कशन चल रही थी डेंगू के हवाले से। तो लोगों का जो खौफ है, लोगों के जो सवाल हैं वो डिस्कस हो रहे हैं। मैं इस टाइम हूँ आपका नुमाइंदा, जो मैं आपके सवाल पूछूंगा जो आपके माइंड में, और हमारे साथ डॉक्टर सईद मकबूल हुसैन शाह साहब हैं जो कि हैं आपका खैर ख्वाह। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, मतलब ये एक बंदे से दूसरे बंदे तक फैलता कैसे है? जैसे मैंने शुरू में भी अर्ज़ किया था कि ये डायरेक्ट एक बंदे से दूसरे बंदे के अंदर नहीं जा रहा, बल्कि ये मच्छर के काटने से, अगर फ़र्ज़ करें एक बंदे को ये इन्फेक्ट हो गया एक बंदा और उसको मच्छर ने आके काटा, तो ये मच्छर जो है जब किसी सेहतमंद बंदे को जाके काटेगा तो ये इधर से उधर ट्रांसफ़र कर देगा। अच्छा। डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन इसकी ट्रांसमिशन नहीं है, बल्कि मच्छर की जो है इसके अंदर मच्छर का रोल है कि वो काट के जाएगा तो वो दूसरे को फैलाएगा। मतलब डेंगू के मरीज़ को हाथ लगाया जा सकता है, डेंगू के मरीज़ के साथ खाना पीना हो सकता है, बर्तन शेयर हो सकता है? जी बिल्कुल, ये डेंगू के पेशेंट्स को घर के अंदर आइसोलेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, पर सिर्फ इतना ख्याल रखना होता है कि वो जो मच्छर को दूर करने के लिए हदायत हैं कि पूरी शर्ट पहने, लोशंस का इस्तेमाल करे, कॉइल्स का इस्तेमाल करे, स्प्रे करे और वो सारी चीज़ें इख्तियार करे ताकि इसके काटने से अब दूसरा कोई इन्फेक्ट ना हो, और उस घर में रहने वाले दूसरे लोग भी ये सारी मेजर्स इख्तियार करें कि ताकि अगर इस आदमी को किसी मच्छर ने काटा या बाहर से कोई मच्छर काट के आ रहा है तो वो इन लोगों को ना काटे। बेहतर है। अच्छा सर, इसका डायग्नोज कैसे होता है, इसकी तशख़ीस कैसे होती है? तशख़ीस हमने बेसिकली इस जो डेंगू के पेशेंट हैं उनको 3 कैटेगरीज के अंदर हम डिवाइड करते हैं। एक है डेंगू सस्पेक्टेड केस, वो जैसे मैंने अर्ज़ कर दिया था कि बुखार है और बाकी अलामात है तो ये सस्पेक्टेड केस है। उसके बाद हम करवाते हैं पेशेंट का CBC का टेस्ट। CBC टेस्ट के अंदर अगर पेशेंट के वाइट सेल्स जो हैं 4000 से कम है और प्लेटलेट्स 1 लाख से कम है तो ये प्रोबेबल केस है। और तीसरा है उसको वो है कि आप NS1 एंटीजन पहले 6 दिन के लिए NS1 एंटीजन का टेस्ट करवाते हैं, और उसके बाद जो है वो anti-IgG एंड IgM एंटीबॉडीज़ ये करवाते हैं। अगर ये पॉजिटिव आ गई तो ये कंफर्म केस हो जाता है। तो ये इसके हैं डायग्नोसिस के लिए। फिर उसकी कॉम्प्लिकेशन और दूसरी चीज़ों को देखने के लिए लंबे चौड़े लिस्ट हैं, टेस्टों की लिस्ट है जो डॉक्टर जो है वो अगर खुदा ना खासा किसी को होता है तो वो बताएगा उसको। लेकिन बहुत सही ये कि पेशेंट खुद टेस्ट करवाने के बजाय किसी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक टेस्ट करवाए। हाँ, अब बिल्कुल डॉक्टर के पास जाएँ, और अगर आप बिल्कुल करवाना ही चाहते हैं तो CBC का टेस्ट जो है ये इनिशियल टेस्ट है जो आप करवा के देख सकते हैं। सही। अच्छा सर, अगर मच्छर ने काट लिया है तो कितने दिन बाद, जैसे होता था कि कोरोना का अगर वायरस अगर जिस्म के अंदर चला गया तो 14 दिन बाद जो है वो ये वायरस अटैक करेगा, या 14 दिन से पहले या बाद में, तो सर इसके हवाले से क्या हिदायत है? मच्छर काट ले तो कितने दिन बाद इन्फेक्शन होगा? आम तौर पे 4 से 6 दिन के बाद ये इन्फेक्ट पेशेंट जो है वो उसकी सिम्टम्स आनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन ये 3 दिन से लेके 14 दिन तक हो सकता है। यानी 3 दिन से लेके 14 दिन तक जो है पेशेंट वो सिम्टम के साथ प्रेजेंट कर सकता है। बेहतर है। सर मिसाल लेते हैं कि जैसे एक कोई शहबाज है खुदा न ख्वास्ता, लेकिन अगर उन्हें मच्छर काट ले
तो उस मच्छर के काटने के बाद उन्हें डेंगू हो गया, डेंगू होने के बाद क्या ऐसा पॉसिबल है, कितने दिन तक वो दूसरे लोगों के लिए खतरा बना रहेगा? पहली बात तो ये शहबाज को यहाँ नहीं है, ये हमारा दरवेश टीम का हिस्सा है और ये उसको तंग करने के लिए उसका नाम ले रहा है। दूसरी बात ये कि अगर किसी पेशेंट को ये हो जाता है तो वो जब उसको सिम्टम स्टार्ट होंगी उसके 6 दिन बाद तक वो इन्फेक्टिव रहेगा कि अगर इसको अब मच्छर काटेगा तो वो आगे ट्रांसमिट करेगा। 6 दिन जो कम से कम 1 हफ्ता जो है वो उसको चाहिए कि वो अपनी पूरी जो है मच्छर से भगाव के लिए हदायत पे अमल करे। बेहतर है। अच्छा सर, ये कोई ख़ास किस्म का मच्छर है कि या सारे मच्छरों से ही वैसे तो अवॉइड करना चाहिए? नहीं, ये ख़ास किस्म का मच्छर है, ईडीज इजिप्टाई इसका नाम है और इसकी पहचान जो है वो आप लोगों को अब तो खैर मीडिया ने बता दी है। वो ये होती है कि जैसे टाइगर के जिस्म के ऊपर धब्बे बने होते हैं, ऐसे इसके जिस्म को अगर आप क्लोज़ करके देखें तो इसके ऊपर डॉट्स से होते हैं। तो ये दूसरे मच्छरों से मुख्तलिफ है। ये वो मच्छर है जो गंदे पानी पे नहीं बैठता, बल्कि ये जो है साफ़ पानी पे बैठता है और इसका जो टाइम है जिसमें ये बाहर निकलता है वो है सुबह जब सूरज तलू हो रहा होता है और जब शाम को सूरज गरूब हो रहा होता है। ये डान एंड डस्क, ये 2 टाइम ऐसे हैं जिसमें ये बाहर निकलता है। आम जो दिन के वक्त ये ज़्यादा बाहर नहीं निकलता और साफ़ सुथरे पानी पे बैठता है। ये बेहतर है, मतलब उस वक्त में ज़्यादा लड़ने का खदशा होता है कि ये आपको काटेगा। जी बिल्कुल सही। बेहतर है, सही। वैसे तो सर ये इतना तेज़ होता है, इस पर धब्बे देखे नहीं जा सकते, फ़ौरन से उड़ जाता है। हाँ, मार के देख सकते हैं। अच्छा सर, इसका जो मोर्टेलिटी रेट है, जैसे हमने कोविड में देखा कि जो है इतने लोग मर जाते हैं कोरोना में, इसका मोर्टेलिटी रेट क्या है? अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट है, किसी अच्छे डॉक्टर से आप इसकी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो इसकी मोर्टेलिटी रेट लेस देन 1% है। अच्छा, यानी वो कोरोना के अंदर तो 6 to 7% थी, इसके अंदर लेस देन 1% है। लेकिन शर्त ये है कि किसी अच्छे फिजिशियन से आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर वो एक क्रिटिकल फेज़ आता है जिसमें फ्लूइड मैनेजमेंट बहुत क्रिटिकल सी होती है। अगर वो आप उसमें अहम कर रहे हैं रोल तो फिर लेस देन 1% है। बेहतर है। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं। डॉक्टर सैयद मकबूल हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वायरस से फैलने वाली बीमारियाँ जैसे कि डेंगू वायरस है या कोरोना वायरस है उसके एक्सपर्ट हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और एंडोस्कोपिक फिजिशियन हैं DHQ हॉस्पिटल टोबा में और CEO हैं सदात हॉस्पिटल्स के। हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और डेंगू के ट्रीटमेंट के हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ बने रहिएगा। खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात। सर, डेंगू का ट्रीटमेंट, पहली तो बात क्या जो है वो हमारे टोबा में ये सहूलत है, नंबर 1। नंबर 2 सर, किस तरह किया जाता है इसका ट्रीटमेंट और घर पे पॉसिबल है? 2-3 चीज़ें हैं, 2-3 पोर्शन में पूछ रहा हूँ। और हॉस्पिटल कब एडमिट होना पड़ता है? इसमें थोड़ी सी डिटेल है। अगर तो पेशेंट को कोई वार्निंग साइंस नहीं है तो फिर तो पेशेंट घर में ट्रीटमेंट लेगा और ये फ़ैसला डॉक्टर करेगा कि इस पेशेंट को घर में ट्रीटमेंट लेनी चाहिए या इसको जो है हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। एज ए रूल यही है कि वो पेशेंट जिसके अंदर प्लेटलेट्स लेस देन 1 लाख, 1 लाख से कम, और टोटल सेल काउंट यानी TLC यानी वाइट सेल्स 4000 से कम हो जाएं तो ये पेशेंट को एडमिट होना चाहिए। ये पेशेंट एडमिट होगा और एडमिट होने के बाद जो है इसकी वो फिजिशियन फिर फैसला कर लेगा कि इसको यानी एडमिटेड रखना है या ये पेशेंट जो है ये डेंगू, सिंपल डेंगू फीवर का है और ये क्रिटिकल फेज़ में नहीं जा रहा, इसको डिस्चार्ज कर देना है। तो जिस पेशेंट के अंदर वार्निंग साइंस आ जाते हैं उसको तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एडमिट होना पड़ेगा। वार्निंग साइंस क्या हैं कि पेशेंट की ब्लीडिंग स्टार्ट होगी किसी भी जगह से, उसके सुरख धब्बे बनने शुरू हो गए हैं उसके जिस्म के ऊपर, उसको पेट में शदीद दर्द शुरू हो गया है, उसको उल्टियाँ आनी शुरू हो गई हैं, उसको कोई जो है वो बेचैनी, चिड़चिड़ापन या बेहोशी की तरफ वो जा रहा है। तो ये वो सारी अलामात हैं जिसके अंदर पेशेंट को फ़ौरन दाखिल होना पड़ेगा। अदरवाइज़ जो है इसको घर में ट्रीटमेंट किया जा सकता है। घर में अगर पेशेंट को डॉक्टर भेज देता है तो उसमें वही है कि आपने रेस्ट करना है
और इसके अलावा आपने फ्लूइड्स ज़्यादा लेने हैं, और आपने बुखार के लिए पैनाडोल की टैबलेट्स जो हैं, पैरासीटामोल की टैबलेट्स वो लेनी है 2 गोलियां हर 6 घंटे के बाद। और इसके बावजूद भी अगर बुखार नहीं उतर रहा, और जो कि शुरू में नहीं उतरेगा, तो उसके लिए आपने सिर्फ जो है वो पानी, जो टैप वाटर है उससे पानी की पट्टियाँ करनी है। इसमें ना तो आपने कोई पेन किलर इस्तेमाल करनी है, ना आपने कोई एस्प्रिन डिस्प्रिन की टैबलेट इस्तेमाल करनी है, ना आपने कोई स्टीरॉयड की टैबलेट इसमें इस्तेमाल करनी होती है। तो आप रेस्ट कर रहे हैं, फ्लूइड्स लें, अपनी खुराक का ख्याल रखें, साइकोलॉजिकली अपने आप को जो है वो स्ट्रॉन्ग रखें, और साथ में पैनाडोल की बस टैबलेट लें। और अगर आपको पेशेंट डॉक्टर एडमिट कर लेता है तो हमारे DHQ में ये फैसिलिटी है। इसके अलावा जो है डॉक्टर्स केयर हॉस्पिटल में जो है फ़िलहाल हमने चूँकि अपना सेटअप अभी सादात हॉस्पिटल स्टार्ट अभी होने जा रहा नहीं किया, तो डॉक्टर्स केयर के अंदर जो है ये हमने स्टार्ट कर दिए हैं इसके एडमिशन्स। और इसके अलावा अलनूर पे भी हम प्लान कर रहे हैं कि वहाँ पे भी अगर हो सके तो हम वहाँ पे भी ये स्टार्ट करेंगे। जी बेहतर, जी बेहतर। तो आपको बताएं कि अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसी अलामत हों, बजाय इसके कि आप घर पे बैठ के उसको हम खुद से टोटके लगाएं, आप किसी भी अच्छे डॉक्टर तक पहुँचें ताकि आपका एक बर वक्त इलाज शुरू हो सके और आप किसी भी बड़े प्रॉब्लम से बच सकें। सर खुदा न ख्वास्ता ब्लीडिंग हो जाती है पेशेंट को, तो उस वक्त क्या हिदायत है आपकी? अच्छा, एक बात बड़ी अहम है जो मैंने अभी, चूँकि पेशेंट हमने एडमिट करने शुरू कर दिए हैं और वो चीज़ मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, वो ये है कि जब पेशेंट के प्लेटलेट्स नीचे आते हैं तो पेशेंट पैनिक हो जाते हैं। अब देखें, ये हर बीमारी की एक अपनी नेचर है। इस बीमारी के अंदर प्लेटलेट्स नीचे आने हैं। जब वो नीचे आ रहे हैं हमने कुछ नहीं करना, हमने कुछ नहीं करना। मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक रिपोर्ट आ रही है 60,000, अगली आ गई 55, 50, तो वो बार बार जो है ना वो टेनेंट्स पैनिक हो रहे हैं कि सर ये तो बहुत नीचे जा रही है। तो आप अपने फिजिशियन के ऊपर जो है एतमाद रखें। उसको पता है कि अगर ये कम हो रहे हैं तो कहाँ पे जाके आपको ब्लड का कहना है उसने। अगर जैसे कि आपने किया कि ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो गई, तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, अगर तो उसके प्लेटलेट्स बहुत नीचे हैं, लेस दैन 10,000 है, या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, फिर तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरफ जाएंगे। अदरवाइज़ अगर उसके प्लेटलेट्स एक अच्छी रेंज में है, जो कि फिजिशियन आपको बताएगा कि अच्छी रेंज में है, और ब्लीडिंग माइनर ब्लीडिंग है, तो उसमें आपने बिल्कुल कुछ नहीं करना होता। वही स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट जो हमने करनी है वही कंटिन्यू करनी है। हल्की सी ब्लीडिंग आने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरफ चले जाएं। बेहतर। लेकिन सर बीमारी कोई भी हो, हमें डॉक्टर पे फेथ रखना चाहिए। जी बिल्कुल, ये इससे पेशेंट का फ़ायदा होता है, ख़ास तौर पे जब आप एक ऐसे फिजिशियन जिसको आप समझते हैं कि इसको इस बीमारी के बारे में पता है, तो उस पर फिर फेथ रखना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, वैसे ऑफ द रिकॉर्ड और ऑफ द सब्जेक्ट सवाल पूछने लगा हूँ, इतने चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में पिछले आप 1.5 साल 2 साल से हैं, चैलेंजिंग एनवायरनमेंट इन अ सेंस के वायरल लोड है, वायरस से फैलने वाली बीमारियाँ आ रही हैं, सर मज़ा आ रहा है काम करके, थक तो नहीं जाते? नहीं, जब आप जैसे लोग तारीफ करते हैं ना, जैसे आपने शुरू में की थी, तो वो थकावट सारी उतर जाती है। नहीं सर, you really deserve that, you really deserve that, you fought very well sir। सर प्रेग्नेंट खवातीन में डेंगू वायरस क्या ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है? ख़तरनाक तो ये उसी तरह ही होगा, लेकिन इनमें स्पेसिफिक बात ये है कि जो डेंगू अगर प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर होगा तो ये लाजमन इसको एडमिट किया जाएगा। इन पेशेंट्स को हम घर में नहीं भेजेंगे जब तक कि हम ये इस पे श्योर नहीं हो जाते कि इस पेशेंट को क्रिटिकल फेज या तो आया ही नहीं, अगर आया है तो ये होके निकल गया है। तो इन पेशेंट्स के अंदर चूँकि एक नहीं 2 जानों का होता है, तो इसलिए हमने इन पेशेंट्स को लाजमी एडमिट करना होता है, और इन पेशेंट की केयर ज़्यादा दूसरों की निस्बत अहम होती है। सर इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है, ऑपरेशन अगर करवाना पड़ जाए और डेंगू हुआ तो क्या ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए? ऑपरेशन अगर तो है इलेक्टिव सर्जरी, यानी ऐसी सर्जरी जो कि पोस्टपोन की जा सकती है, तो वो तो आपने सर्जरी की तरफ नहीं जाना, उसको तो पोस्टपोन कर देना है। अगर खुदा ना खासा एमरजेंसी प्रोसीजर है कि अगर एमरजेंसी या सर्जरी करनी पड़ रही है, तो उसमें फिर फिजिशियन देखेगा सर्जन की जो साथ मिल के, अगर तो प्लेटलेट्स बहुत कम हैं तो प्लेटलेट लगा के सर्जरी की तरफ जाया जा सकता है। अगर प्लेटलेट्स एक जो सेफ जोन के अंदर हैं तो फिर जो है उसकी एमरजेंसी सर्जरी की तरफ जाया जा सकता है। बेहतर है। ख़वातीन हज़रात, एक ब्रेक लेते हैं, इसके बाद मिलते हैं और आपको बताते हैं कि बेबीज़ जो बच्चे हैं हमारे घर में, क्या उन्हें डेंगू वायरस हो सकता है या नहीं। हमारे साथ रहिएगा।
खुशामदीद आपको कहते हैं सदात हॉस्पिटल्स की यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम यासिर है और मेरे साथ डॉक्टर सईद मकबूल हुसैन शाह साहब हैं। हमारा आज मौजू है डेंगी के हवाले से हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि बच्चे जो हैं हमारे घर में, क्या उन्हें डेंगी वायरस हो सकता है, और हो सकता है अगर खुदा न ख्वास्ता तो क्या ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है? कोरोना के सिनेरियो में ये था कि बच्चों को आमतौर पे नहीं होता था, अगर होता था तो वो माइल्ड फॉर्म में होता था। डेंगी के सिनेरियो में इस तरह नहीं है, ये बच्चों को भी इन्फेक्ट करेगा, और अगर बच्चों में होगा तो वैसा ही ये ख़तरनाक होगा जैसे बड़ों में होगा। तो ये बच्चों को आपने वैसे ही बचाना है जैसे आप बड़ों को बचा रहे हैं और बड़ों की केयर कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा सर, ब्लड प्रेशर की जो लोग मेडिसिन ले रहे हैं, जो शुगर की मेडिसिन ले रहे हैं, इनके हवाले से क्या हिदायत है? शुगर के जो पेशेंट्स हैं वो तो अपनी मेडिसिन को वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। जो ब्लड प्रेशर के मेडिसिन ले रहे हैं लोग, उनमें अगर तो डायूरेटिक्स ले रहे हैं, यानी वो ब्लड प्रेशर कम करने वाली मेडिसिन जो पेशाब आवर होती है तो वो तो बंद कर देंगे वो। अगर और दूसरी जो वो मेडिसिन ले रहे हैं, अगर उनका ब्लड प्रेशर नीचे की तरफ जा रहा है, और इसको एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं पल्स प्रेशर, जो आपको डॉक्टर आपका बताएगा कि आपका पल्स प्रेशर 30 से ज़्यादा है या कम। अगर तो 30 से ज़्यादा है तो फिर वो आप उसको ले सकते हैं टैबलेट्स को। अगर वो कम होगा तो फिर आप जो आपका डॉक्टर है आपको बता देगा, तो आपने वो एंटी हाइपरटेंसिव जो आप ब्लड प्रेशर की ले रहे हैं वो वक्ती तौर पे बंद कर देनी है। बिल्कुल सही। सर खून पतला करने वाली मेडिसिन भी होती हैं, तो क्या वो भी कंटिन्यू रखनी है? हाँ, जो दिल के अमराज में मुब्तला लोग हैं जो एंटी प्लेटलेट्स ले रहे हैं डिस्प्रिन टाइप, तो वो उसको हम बंद कर देते हैं जब ये डेंगी का सिनेरियो चल रहा होता है। हाँ, अगर कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस हो तो फिर वो कार्डियोलॉजिस्ट के साथ मिलकर उसका फैसला किया जा सकता है, लेकिन एज ए रूल यही है कि एंटी प्लेटलेट जो है वो डेंगी की मैनेजमेंट के दौरान बंद कर दिए जाएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, इसकी खुराक के हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ये बड़ा अहम सवाल है और ये पूछा जाता है बार बार। खुराक इसका वही है जैसे हमने बाकी वायरसेस का बताया था कि कोई ख़ास परहेज़ नहीं है, आपने सब कुछ लेना है, आपने फ्लूइड ज़्यादा लेना है, आपने जो है वो बैलेंस डाइट लेनी है जिसके अंदर मीट भी शामिल है, कार्बोहाइड्रेट भी है, फ़ैट भी है, सारी बैलेंस डाइट जिसमें फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं। दो बातें इसमें अहम हैं। एक बात अहम ये है कि आपने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेनी जो सुर्ख कलर की है। उसकी वजह ये है कि अगर सुर्ख कलर की आपने चीज़ ली और आपको उल्टी आई और वही कलर बाहर आ गया तो ये डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा कि जो आपने खाया है वो बाहर आया या ब्लड आया, और इस दोनों चीज़ों पे ऊपर मैनेजमेंट में फ़ैसले होते हैं। तो एक तो सुर्ख कलर की कोई चीज़ नहीं लेनी जिसमें जाम शीरी, रूह अफ़ज़ा, स्टिंग या इस तरह की कोई और चीज़। और दूसरी अहम बात ये है कि अगर खुदा ना खास्ता आपका क्रिटिकल फेज़ स्टार्ट हो गया, क्रिटिकल फेज़ के अंदर हमने 4600 ml आपको फ्लूइड देना होता है, तो उस दौरान आपने डॉक्टर के मशवरे के साथ चलना है। ये नहीं करना कि क्योंकि उस 48 घंटों के दौरान हमने सिर्फ आपको 4600 ml फ्लूइड देना है, और ये ना हो कि वो आपने 4600 ml सारे का सारा ओरल आप ले लें, तो उससे हमारे पास आईवी के लिए गुंजाइश नहीं बचेगी। तो जब क्रिटिकल फेज स्टार्ट हो गया तो आपने अपने फिजिशियन के साथ पूछ के चलना है कि आपने कितना फ्लूइड लेना है। तो ये दो बातें इसमें ज़रा अहम हैं। सर कुछ घरेलू टोटके होते हैं, पपीता खाएं वो, या पपीते का पानी पिए, या सेब में वो लीमू डाल के, वो पिछले दफ़ा जब डेंगू आया था बहुत चला था, क्या उस तरह की चीज़ें कंटिन्यू रख सकते हैं? हाँ, हर हलाल चीज़ खाई जा सकती है, कोई मसला नहीं। हलाल चीज़ खाने से याद है सर, नहा सकते हैं जी, ये भी बड़ी है, बिल्कुल आप नहा सकते हैं। हाँ, ये है कि इस जो बीमारी है इसके दौरान आपने बाल नहीं काटने, रेज़र का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि प्लेटलेट्स कम हैं तो ब्लीडिंग के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो इस दौरान आप बिल्कुल नहा सकते हैं, लेकिन रेज़र का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। सर एक अभी आपकी चीज़ें सुन के मुझे याद आया, सर प्लेटलेट्स लग भी तो जाते हैं आर्टिफिशियली तौर पे, तो कौन सी ऐसी स्टेज आती है जब प्लेटलेट्स डेंगू में कम हुए हों तो प्लेटलेट्स लगवाए जा सकते हैं? अगर तो प्लेटलेट्स बहुत ही कम हो गए हैं, 10,000 5,000 से नीचे चले गए, फिर आपका डॉक्टर एडवाइस करेगा। दूसरा ये है कि पेशेंट को ब्लीडिंग बहुत स्टार्ट हो गई है और वो कंट्रोल नहीं हो रही, तो फिर आपको प्लेटलेट्स की तरफ लेके जाएगा। और तीसरा ये है कि अगर एमरजेंसी ऑपरेशन कराना पड़ रहा है और प्लेटलेट्स कम हैं तो फिर आप प्लेटलेट्स, अदरवाइज़ जो नॉर्मल रूटीन जो कि 90 to 95% केसेस होंगे उसके अंदर प्लेटलेट्स का कोई रोल नहीं। बिल्कुल सही। सर एसी में सो सकते हैं अगर ऐसा हो तो? आजकल मौसम चेंज हो रहा है, एसी का ज़रा टेम्परेचर नीचे रख के सो सकते हैं। सो सकते हैं, डेंगू हुआ है या? बिल्कुल। ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच आपके वैल्यूबल टाइम का। आपने आज सारा दिन भी पेशेंट्स देखे हैं, हालांकि संडे था, लेकिन आपका बहुत टफ रूटीन होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ख़वातीन हज़रात, इंशाल्लाह हम कोरोना की तरह हम अभी तक लड़ते आए हैं और
अल्लाह का लाख शुक्र है कि अल्लाह की मदद से डॉक्टर सईद मकबूल हुसैन शाह साहब की गाइडलाइंस है, हम जो है वो काफ़ी हद तक जीतते आए हैं और इंशाल्लाह हम डेंगू को भी मात दे देंगे। आपने सिर्फ डॉन और डस्क में अपने आप का ख्याल करना है कि मच्छर आपको ना काटे। अगर आपको खुदा न ख्वास्ता डेंगू हो गया तो सिर्फ एक काम करना है, अगर आपको इसकी अलामत आए कि आपने सिर्फ डॉक्टर तक पहुंचना है, कोई भी अच्छा मुआलिज है आप उस तक पहुँचें। अगर डॉक्टर साहब तक आना चाहते हैं तो DHQ हॉस्पिटल आप आ सकते हैं टोबा टेक सिंह। अगर इसके अलावा डॉक्टर्स केयर हॉस्पिटल है टोबा टेक सिंह में और अल्नूर हॉस्पिटल है। इसके अलावा आप नंबर स्क्रीन पे भी आ रहा है, मैं आपको बताया भी देता हूँ 033345149291 डॉक्टर साहब का व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप वहाँ पे रब्ता करना चाहें, मेरा तो आजकल जवाब नहीं देते, मैसेज का ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, लेकिन आप अगर मैसेज करेंगे, पेशेंट्स इनकी हमेशा प्रायोरिटी रही है। सदात हॉस्पिटल्स की तरफ से आज इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।